मौर्य वंश के बाद छोटे छोटे वंश आए और उनके बाद भारत में कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए, जिनका स्टडी थोड़ा सा आगे करेंगे। और मौर्य वंश के बाद 3 या 4 छोटी छोटी वंश आई। मौर्य वंश के बाद 3 या 4 छोटी छोटी वंश आई। मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम वृहद्रथ था। वृहद्रथ को इसी के कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया और शुंग वंश की स्थापना कर दिया। जो शुंग वंश है वो रूल किया 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक। और इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो जाते हैं और इन्होंने राजधानी विदिशा रखा था, जो अभी एमपी में पड़ता है। शुंग वंश हिंदू धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया करते थे। अब ऐसा क्यों है? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और धर्म की पॉलिसी को दूर दूर तक पहुंचाया था अपने शिलालेख और स्तंभ लेखों के माध्यम से। तो ये प्रभावित थे थोड़ा। शुंग वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। शुंग वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। इस बात का पता भरहुत स्तूप से पता चलता है, जो कि मध्य प्रदेश में ही है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही ये बना था। पुष्यमित्र शुंग का बेटे होते हैं अग्निमित्र। अग्निमित्र का एक मालविका से प्रेम प्रसंग चलता है और मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा कालिदास की एक नाटक है मालविका अग्निमित्रम, उसमें देखने को मिलता है। और शुंग वंश के समय में ही पतंजलि हुए थे योग दर्शन के संस्थापक। पतंजलि एक बुक भी लिखे थे महाभाष्य। और पतंजलि ने तो 2 अश्वमेध यज्ञ को भी आयोजन किया था। तो किसके लिए भाई? पुष्यमित्र शुंग के लिए। तो ऑब्वियसली इसके समकालीन होगा। अंतिम शासक इसका शुंग वंश का देवहूति है। जिस प्रकार वीरदत्त अंतिम शासक था मौर्य वंश का और उसका कमांडर चीफ था पुष्यमित्र सिंह, इन्होंने ही हत्या कर दिया था, उसी प्रकार देवहूति जो शुंग वंश का अंतिम शासक है उसका हत्या कर दिया वासुदेव ने। और वासुदेव कौन था? इसी के कमांडर इन चीफ, जैसे करनी वैसी भरनी। और कण्व वंश की स्थापना कर दिया। यानी कि अगर इसको इस तरह से सब बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवहूति को इन्हीं के कमांडर इन चीफ वासुदेव ने हत्या कर दिया और कण्व वंश की स्थापना कर दिया था। शुंग वंश के बाद रूल किया कण्व वंश ने 73 बीसी से 28 बीसी तक। याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें याद करने की एक ही जरूरत है कि कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कण्व वंश ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र रखा था। और कण्व वंश के बाद आएगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह 60 बीसी से लेकर 225 एडी तक रूल किया। एडी यानी ईस्वी में अब हम लोग पहुंच गए हैं। तो क्या कण्व वंश और सातवाहन वंश पैरेलल शासन कर रहे थे? तो हाँ, कण्व वंश नॉर्थ इंडिया में शासन कर रहा था। हम लोग देखे कि इसने राजधानी को पाटलिपुत्रा में रखा था और सातवाहन वंश नीचे था, जो महाराष्ट्र वाले एरिया में पड़ता है। तो महाजनपद जो सोलह है उसमें सबसे दक्षिणी महाजनपद अस्मक था और यही बाद में पैठानिया प्रतिष्ठान बन जाता है। और सातवाहन वंश ने इसी को अपनी राजधानी रखा था। इम्पोर्टेंट, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक और राजधानी पैठानिया प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक और राजधानी पैठानिया प्रतिष्ठान। जैसे कि सातवाहन वंश में बहुत से महान शासकों में से एक गौतमीपुत्र सातकर्णी हुए। अगर ये रूल किए तो 106 एडी ईस्वी की ही बात है से 130 एडी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने एक शक शासक क्षत्रप नहपान को हराया था। और ये नहपान मध्य एशिया से आए थे शक, वो हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे तो क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगा। नासिक अभिलेख से जानकारी मिलता है। नासिक अभिलेख से जैसे कि सातवाहन वंश ये लोग ब्राह्मण थे।
और गौतमीपुत्र सातकर्णी तो एक उपाधि भी ले रखा था एका ब्राह्मण का। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने 4 गुना वर्ण व्यवस्था स्थापित करने का दावा किया था। अगर हम लोग देखें तो सातकर्णी थोड़ा सा फीमेल टाइप नाम लगता है, लेकिन ये थे मेल रूलर। लेकिन सातवाहन वंश में थे, ये ब्राह्मण वंश के थे। सातवाहन वंश के समय जो समय था वो पिट्रीलिनियल थी, लेकिन पिट्रीलिनियन के साथ साथ मैट्रीलिनियल भी थी। इस समय प्रॉपर्टी मिलने के हिसाब से समाज पितृवंशीय थी और माता का नाम मिलने के हिसाब से मातृवंशीय थी। इसलिए इन्होंने अपनी माँ का नाम लिया सातकर्णी। जब थोड़ा देर पहले शक राजा का हम लोग जिक्र किए तो एक और शक राजा का जिक्र कर लेते हैं, रुद्रदामन प्रथम। इसने वशिष्ठ पुत्र पुल्लुगावी को हराया था, जो कि सातवाहन शासक थे। शक वंश के रुद्रदामन प्रथम ने वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी को हराया था, और वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी एक सातवाहन शासक थे। ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को इन्होंने भूमि दान करने की प्रथा शुरू की थी सातवाहनों ने, क्योंकि सातवाहन तो खुद ब्राह्मण थे, ये लोग तो फेवर में काम करेंगे ही। इन्होंने बौद्ध को क्यों दिया था? क्योंकि जो व्यापार करता था वो मोस्टली बौद्ध धर्म थे या जैन धर्म को फॉलो करता था, और इन्हें भी खुश रखना था, तो इन राजाओं को टैक्स इन्हीं व्यापारियों से मिलता था, इसलिए वो बौद्ध भिक्षुओं को भी लैंड दान दे दिया करते थे। सातवाहनों ने शीशे यानी लेड के सिक्के चलाना शुरू किया। आसान करना इजी है, स से सातवाहन, स से शीशा। हम लोगों ने देखा कि सातवाहनों ने बौद्ध धर्म के फेवर में भी काम किया था, तो इन्होंने चैत्य और विहार बनवाए बहुत से चट्टानों से काटकर। एग्जाम्पल देख लेते हैं कहाँ कहाँ। नासिक, कान्हेरी, कार्ले, ये सब महाराष्ट्र में है। जिस तरीके से चट्टानों से गुफा बनाई जाती है, उसी प्रकार चैत्य और विहार भी बनाए गए। जिस प्रकार चट्टानों से गुफा बनाई जाती है, उसी प्रकार चैत्य और विहार भी बनाए गए। उदाहरण जैसे लोमस ऋषि गुफा, नागार्जुनी गुफा बिहार में है। एग्जाम्पल के रूप में लोमस ऋषि गुफा, नागार्जुनी गुफा बिहार में। चैत्य और विहार के साथ साथ इन्होंने स्तूप भी बनवाया था। अमरावती स्तूप यहाँ होगा नागार्जुन कोंडा स्तूप आंध्र प्रदेश में, और स्तूप का भाषा प्राकृत था। जो चैत्य होता है बुद्धों के समय, बुद्धों को पूजा करने का स्थान चैत्य। अब पूजा कर रहे हैं तो वहाँ रहेंगे भी, उसको विहार बोलते थे। विहार रहने का स्थान होता था। अजंता और एलोरा गुफा इन्हीं के शासन काल में बना, यानी सातवाहनों के शासन काल में बना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने ही बनवाई, बहुत सारी गुफाएं जो है उसमें राष्ट्रकूट वंश ने भी बनवाई थी। यानी कि अजंता और एलोरा गुफा बनवाने के से रिलेटेड राष्ट्रकूट वंश के भी शासक हैं। लेकिन अजंता और एलोरा गुफाओं को बनवाने का काम सबसे पहले शुरू सातवाहन वंश ने ही किया था। अजंता गुफा, एलोरा गुफा, सातवाहन वंश, देन राष्ट्रकूट वंश भी। मौर्यों के बाद मेनली 3 वंश आए थे जो हम पढ़ चुके हैं, और भी थे। जैसे चेदी वंश को हम लोग देख सकते हैं, जो कि 60 BC से 225 AD तक चेदी वंश। और ये कहाँ के थे? कलिंग। चेदी वंश कलिंग, ओडिशा। चेदी वंश ने कलिंग के कुछ हिस्सों पर शासन किया। राजा एक खारवेल का नाम मिलता है, राजा खारवेल। राजा खारवेल इस वंश के सबसे महान शासक थे, जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। राजा खारवेल ने जैन धर्म को अपनाया था। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। थैंक यू।